नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं वेब समाचार में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं जो सिवान जिले के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और 109 दरादा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं भी आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे पास में मिलने के लिए आए। इसके लिए आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद है। पहले सवाल की ओर मैं आता हूं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला बिहार में, इसमें जदयू और लोजपा और भाजपा का मुख्य मुद्दा क्या होगा? किन मुख्य मुद्दे के साथ जनता के बीच आम नेता जाने वाले जो एनडीए के गठबंधन की सरकार है? देखिए, आज नहीं, जब से नीतीश जी ने ज्वाइन किया है भाजपा एनडीए गठबंधन को, पहले नीतीश जी पहला चुनाव लड़े, इसके पहले राजद के साथ में मिलकर राजद और जदयू का चुनावी गठबंधन था। लेकिन आपसी मतभेद के बाद से नीतीश जी को अलग होना पड़ा और नीतीश जी ने एनडीए में आकर के वो ज्वाइन किए। और नीतीश जी जब वो ज्वाइन किए एनडीए को, तो हमारे भाजपा के एक तरह से वो सहयोगी हुए। और कोई भी सहयोगी जो होता है तो आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटता है। और एनडीए में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं गलतफहमी डालने के लिए, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं है। लोजपा भी हमारे साथ है, लोजपा के सबसे बड़े नेता रामविलास जी भी हमारे साथ हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोजपा हो, जदयू हो, भाजपा हो, एक साथ मिल कर के जिस क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को, चाहे जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो या भाजपा का हो, तीनों मिलजुल करके अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे और हम लोग जिताएंगे। आप लोजपा की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया है कि मैं 143 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और हो सकता है तो मैं गठबंधन से हटकर तीसरे मोर्चे के साथ जा सकता हूं। ये मांग करना चिराग जी का निजी उनका वक्तव्य है और पार्टी इस बात को स्वीकार कभी भी नहीं करेगी। और वो अगर अलग होना चाहते हैं तो कोई भी आदमी किसी भी गठबंधन से अलग हो सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह के बयानबाजी से चिराग पासवान जी बचें और हम लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें। चिराग पासवान जो हैं, देखा जा रहा है जहां एक तरफ जदयू के साथ नरमी के साथ पेश आ रहे हैं और दूसरी तरफ जदयू के साथ नीतीश कुमार को ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? गठबंधन का मतलब होता है अटूटता, तो यहाँ टूटता दिखाई दे रही है। अगर किसी का डिमांड पूरा नहीं होता है तो मन वो थोड़ा सा विक्षुब्ध हो जाता है। चिराग पासवान जी ज़्यादा सीट चाह रहे हैं। ज़्यादा सीट के लायक अगर वो होंगे तो उनको ज़्यादा सीट पार्टी दे सकती है, लेकिन जिसका जितना जनाधार होगा उतना ही सीट कोई भी पार्टी देगी। अगर हमारी लोकप्रियता कम है और हम अपने आप को ज़्यादा आंकते हों तो कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा। अगर मेरी लोकप्रियता उतनी ज़्यादा होगी, खुद ब खुद पार्टी जो है हमको स्वीकार करेगी या चिराग पासवान जी को स्वीकार करेगी। तो ये हम लोगों का मैटर नहीं है, ये मैटर है केंद्रीय चुनाव समिति का। केंद्रीय चुनाव समिति इस पर विचार करेगी और उचित जितना हक बनेगा चिराग पासवान जी को उतना उनको सीट केंद्रीय समिति देगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया था और नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादातर देखा जा रहा है उनके अंदर क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि उनको सीट नहीं मिल रही है, वो सीटों से खुश नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए की जो पार्टी है, जदयू, लोजपा और भाजपा, तो उनको कितना सीट देने वाली है? और इसमें हम भी आ चुका है, तो इसमें किस आधार पर लोजपा 143 सीटों की डिमांड कर रहा है? देखिए, सीट देने का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय, और या हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे गृह मंत्री आपको अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के उनके विचार विमर्श से सीट डिसाइड होगा। इसलिए इसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि किसको कितनी सीट दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में देखा जा रहा है जो अभी कृषि बिल पास हुआ है, आप किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, तो भली भांति आप जानते हो किसान के दुख दर्द को। तो राजद का आरोप है कि ये जो बिल पास हुआ है किसानों के हक में नहीं है, वो किसानों को शोषण करने के लिए किया जा रहा है। ये जो किसान बिल पास हुआ है उस बिल के बारे में हमने जानकारी जुटाई है, उसको रीड किया है, उसको समझने का कोशिश किया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो। एक ही बात कही गई है
किसान चाहें तो पूरे देश में कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। कोई भी व्यापारी जिसका अपना माल है वो जहाँ चाहे बेच सकता है। उस पर रोक टोक लगाने वाली बात अगर कोई सोचता है तो ये संकीर्ण सोच वाली बात कही जा सकती है। किसान बिल में अगर दूसरे विपक्षी पार्टी कोई भी दोष खोज रहे हैं तो वो दोष को उजागर करें। वो तो खाली बोल रहे हैं कि किसान बिल जो है वो गलत हुआ है, उसमें किसानों का शोषण किया जा रहा है। शोषण किस तरह से किया जा रहा है इस बात को कोई साबित करे। पप्पू यादव का ये भी आरोप है, जब कोरोना काल चल रहा था उसमें सभी नेता दुबक के बैठे थे। एक पप्पू यादव ही एक ऐसा शख्स था, कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति में वो अकेला जनता की सेवा किया था। और जो एनडीए के नेतागण हैं वो वर्चुअल रैलियों में व्यस्त हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस सवाल के जवाब मैं भी बहुत दिनों से खोज रहा था, तलाश रहा था। कोरोना काल में और बाढ़ की स्थिति में मैं भी चाहता था कि कुछ करूं, लेकिन जब भी आगे मैं बढ़ने का प्रयास कर रहा था तो जहां भी जैसे सलाह ले रहा था, हर आदमी हमको भी यही सुझाव दे रहा था कि कोरोना के महामारी में इधर उधर भाग दौड़ करना ठीक नहीं है, भीड़ लगाना ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा कोरोना में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले सका, क्योंकि ये सरकार का निर्देश था और सरकार का निर्देश का पालन करना, प्रशासन के निर्देश का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। उस हिसाब से बाकी लोग शायद सामने नहीं आ पाए होंगे और इसके प्रशासन के निर्देश को तोड़ करके अगर पप्पू यादव ने कुछ काम किया है तो उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा। अगर मैं गलत बोलूँगा तो मैं अपने आप को दोषी समझूंगा। जनता की मांग थी कि राजनेता लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं सामने आवे, तो जनता के मांग को पप्पू यादव ने पूरा किया है, इसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ सके उन पर भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, कारण कि प्रशासन का निर्देश मानना था, ये भी मजबूरी थी सबकी। आप नियम कानून की बात कर रहे हैं। देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव में तो पहले नेता कोरोना महामारी का पाठ पढ़ाते थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा भीड़ ना जमाएं। तो खुद देखा जा रहा है वो चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, वो चाहे जन अधिकार पार्टी हो, चाहे राजपा हो, कोई भी नेता जब भी चुनाव रैलियाँ करने जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बाइक रैलियाँ कर रहे हैं और कोरोना महामारी को और बढ़ावा दे रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी का पाठ पढ़ा रहा है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं। कोरोना काल की स्थिति जो है कल में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। आज से 6 महीना पहले जब मार्च में 20 या 22 तारीख को कोरोना का डिक्लेयर किया गया था और लॉकडाउन लगाया गया था, उस दिन बहुत ही भयावह स्थिति थी। 6 महीने के अंदर धीरे धीरे स्थिति में बहुत सुधार हो चुका है और आज ऐसा कहीं लगता नहीं है कि कोरोना का कहीं प्रकोप है। तो आज अगर चुनावी रैली में कहीं भीड़ लग रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि क्यों लग रही है, चूँकि स्थिति बदल चुकी है। आज कोरोना से भयभीत कोई भी नहीं है, उस वक्त सारे लोग भयभीत थे। इसलिए चुनाव में थोड़ी बहुत जहाँ भी सरगर्मी दिख रही है, लोग जमा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम हो रहा है। तो आज शायद उसकी ज़रूरत नहीं भी हो सोशल डिस्टेंसिंग की, ये भी मैं बोलूँगा। देखा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी सुविधाओं को लचर बना कर रख दिया है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा की बात है तो हम लोग सिवान जिले के निवासी जो भी हैं, हम लोगों की तरफ से बहुत ही गर्व है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे सिवान जिले से ही श्री मंगल पांडे जी हैं। और मंगल पांडे जी एक कुशल नेता हैं और हर क्षेत्र में उनकी कुशलता लोगों को मालूम है। फिर भी सिवान जिले में स्वास्थ्य सेवा में लचर व्यवस्था दिख रही है, इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल में लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। मैं मंगल पांडे जी से अपील करूंगा कि वो सिवान ज़िले पर विशेषकर थोड़ा ध्यान दें। वैसे तो पूरा बिहार उनके लिए एक जैसा है, फिर भी गृह जिला किसी का भी होता है तो गृह जिला में थोड़ी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कोई भी कहता है कि ठीक है तो खुद वो जा कर के एक दिन बीमार बन के या किसी बीमार को लेकर जाए और ये नहीं दिखाए कि मैं कोई VIP हूँ, वो आम जनता के आम मरीज के जैसा जाए, फिर उसको पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत खामी है। डॉक्टर अधिकारी जो भी वहाँ डॉक्टर में जो पदाधिकारी हैं वो लोग लापरवाह हैं, मरीजों का ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। मंगल पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि इस बात के लिए एक वो टीम बनाएं
जगह जगह छापा मरवाएं, लोगों की तकलीफ़ सुने और हॉस्पिटल में जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयत्न और प्रयास करें। अभी देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में सिवान की महिला सांसद हैं कविता सिंह, अभी संसद में एक स्टेटमेंट दिया है कि सिवान को रोज़गार के हब में बदला जाए। जहाँ पहले चीनी मिल हुआ करती थी, बहुत सूता फैक्ट्री हुआ करती थी, उन्होंने डिमांड किया कि फिर से चालू किया जाए। ये बात पहले क्यों नहीं उठी, अभी फ़िलहाल में क्यों उठ रही है? हमारे सिवान जिला की सांसद महोदया श्रीमती कविता देवी जी, उनका हमने देखा है ये बयान, न्यूज़ चैनल पर हमने देखा है। उन्होंने वास्तव में लोकसभा में ये मांग किया है कि सिवान का सूता मिल, सिवान की चीनी मिल, इसको पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं और सिवान की समस्याओं को अगर वो संसद में उठाती हैं, और सिर्फ मामले को उठाने से नहीं होगा, उनको उसके पीछे लगना होगा, फॉलोअप करना होगा। फॉलोअप करके अगर उद्योग धंधा वो ले आती हैं सिवान जिला में, जिसका दायित्व तो उनको ही बनता है। विधायक जी को 8 विधायक हैं हमारे सिवान जिला में, 8 विधायकों का बनता है जो राज्य सरकार से हर तरह की सहायता सिवान जिला वासियों को लेकर के आएँ। और सांसद के रूप में हमारी श्रीमती कविता देवी जी का ये कर्तव्य बनता है कि सिर्फ अखबारों में बयान देने से कुछ नहीं होगा, लोकसभा में बोलने से भी कुछ नहीं होगा। बोलने के बाद से इस पर क्या केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, कहाँ तक काम को आगे बढ़ाया, इस बात को फॉलो अप अगर वो करती हैं तो हम सिवान जिले के वासियों को बहुत ही लाभ होगा और हम लोग इसके प्रति उनके आभार रहें। अच्छा, अब लाभ की बात कर रहे हैं, आखिर ये बात पहले क्यों नहीं उठी, अभी क्यों उठ रही है? देखिए, कब क्या उठेगी ये कहा नहीं जा सकता है। समय के अनुसार जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी समय वो बात उठती है, मैं यही बोलूँगा। अब मैं आता हूँ दुरांदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ देखा जा रहा है जदयू एक तरफ अपनी सीट का दावा कर रही है और भाजपा अपनी सीट का दावा कर रही है, और इसमें देखा जा रहा है सिवान जिले के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं एक दूसरे को अपने को टारगेट कर रहे हैं। इस एवज में देखा जा रहा है जो गठबंधन की सरकार है, जो मजबूती का दावा कर रही है, जो मजबूती का ढिढोरा पीट रही है, ये ब्यास सिंह का भी दावा है कि मुझे 100% श्योरी यहाँ से टिकट मिल गया है, और अजय सिंह का भी दावा है कि ये सीट जदयू खाते में जाना चाहिए। तो इस एवज में देखा जाए तो इस एवज में किसको ये सीट जाएगी? देखिए, सिवान जिले में सबसे ज़्यादा विवादास्पद सीट जो है दरौंदा विधानसभा है। दरौंदा विधानसभा में ये परंपरागत सीट जदयू का रहा, इसलिए अजय जी का जो है इस सीट पर प्रत्याशी के रूप में या टिकट के रूप में उनकी मांग जो है बनी हुई है। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में जनता ने जदयू को यहाँ से दरकिनार कर दिया और इस पर भाजपा के प्रत्याशी करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह को जनता ने जिताया। अब रह गया कि लोग कहेंगे कि वो भाजपा के प्रत्याशी नहीं थे, वो निर्दलीय थे। सीट के तालमेल नहीं होने से वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन सारे भाजपाइयों ने ही उनको सपोर्ट किया था। भाजपा के एक कैडर ने उनको सपोर्ट किया और चुनाव जीतने के बाद से वो सबसे पहले भाजपा के मुख्य प्रदेश कार्यालय में गए।